साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम केंद्र राज्य संबंधों की अगली कड़ी में अंतर्राज्य परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। यह समझेंगे कि यह कहां से उत्पन्न हुआ है और इसकी कानूनी स्थिति क्या है, और साथ ही इसके अन्य प्रावधानों को भी समझेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि परीक्षाओं में प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके कानूनी प्रावधान। तो देखिए, अनुच्छेद 263 याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है, यह ताकत प्रदान करता है कि वह जब चाहे तब या उनको जब लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो एक अंतर्राज्य परिषद या इस प्रकार के परिषद की स्थापना कर सकते हैं जहां विभिन्न राज्य बैठ करके आपसी मुद्दों को देख सके। तो इसी कड़ी में उन्होंने कुछ ऐसे परिषद की स्थापना की जिन्हें हम केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, बिक्री कर हेतु 4 क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, साथ ही होम्योपैथी परिषद इत्यादि की स्थापना उन्होंने की। अब परीक्षाओं में उससे भी पूछ सकता है कि आमुख परिषद की स्थापना राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत की है। देखिए, ये जो परिषद होते हैं अपने विभिन्न मुद्दों पर, मतलब जिस मुद्दे के लिए वो बनाए गए हैं उस मुद्दे पर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें बैठ करके ऐसी नीतियों और ऐसे नीतियों के क्रियान्वयन के लिए ऐसे विचार करते हैं कि वो जो काम है वो सुचारू ढंग से हो सके, उसमें ज़्यादा कानूनी या प्रशासनिक के साथ साथ क्या कह सकते हैं, लाल फीताशाही न उत्पन्न। तो राष्ट्रपति जब चाहे तब कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 263 के तहत जो परिषद गठित होता है उसके नियम कायदा कानून जो है वो राष्ट्रपति ही बनाते हैं। अर्थात जो अंतर्राज्य परिषद बनते हैं या इस तरह के अन्य परिषद जो हमने लिख रखा है या और भी परिषद जो बनेगा, भविष्य में भी बन सकता है, तो इसके जो नियम कायदे कानून हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होते हैं और उन्हीं के अनुमोदन से सारे उसके विधि व्यवस्था कानून नियमित होते हैं। हमने इसे किताबी भाषा में लिख दिया है कि राष्ट्रपति ही इस प्रकार के परिषद के कर्तव्य, इसके संगठन की प्रक्रिया को परिभाषित या निर्धारित कर सकते हैं। मोटा मोटी मान के चलिए कि इसके सारे कायदे कानून राष्ट्रपति ही बनाते हैं। किसका? तो अनुच्छेद 263 के तहत गठित परिषदों का। इसी में एक परिषद है अंतर्राज्य परिषद। क्या है? अंतर्राज्य परिषद। अब समझिए कि ये अंतर्राज्य परिषद या इस तरह के जो परिषद गठित होते हैं, क्यों गठित होते हैं। सबसे बड़ी पहली बात है कि समझना कि आखिर ये क्यों गठित क्यों होते हैं। तो देखिए, आप जब किताबों को पढ़ेंगे और पुस्तकों को जब समझेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला ये आती है कि इन परिषदों का मूल उद्देश्य होता है नीतियों के क्रियान्वयन में राज्यों के बीच में सहभागिता को बढ़ावा देना। अर्थात राज्यों के बीच में जो लाल फीताशाही होने लगती है या राज्यों के बीच में जो मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं या बने हुए कानूनों को या पब्लिक के लिए या जनता के लिए जो आम सुविधाएं होती हैं उसको प्रदान करने में जब संघ को समस्या होने लगती है या विभिन्न प्रशासनिक, इतना प्रशासनिक क्या कह सकते हैं, आडंबर है, या इतना प्रशासनिक बोझ है, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस प्रकार के परिषदों की स्थापना की जाती है ताकि संबंधित मुद्दों पर, जिस भी मुद्दे पर, वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, होम्योपैथी से संबंधित हो, कर से संबंधित हो, जिस भी मुद्दे पर वो गठित हुए हैं उस पर कोई बहुत बड़ा समस्या ना आए और वो कार्य जो है, सरकारी कार्य जो है वो धीरे धीरे शांति से होते रहे। तो हमने इसको लिखा है, 3 पॉइंट में लिखा है। पहला है कि उद्देश्य। देखिए, ये जो 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद या इस तरह के जो परिषद बनते हैं उसके मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य हमने संक्षेप में बताया और इसको देख लीजिए दीर्घ में कि राज्यों, केंद्र एवं राज्यों तथा केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य विवादों की जांच एवं सलाह। अर्थात ऐसे कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं जो राज्य के मध्य में है, राज्य केंद्र के मध्य में है, केंद्र शासित प्रदेश के मध्य में है, तो उन विवादों को बैठ करके यहाँ पर सुलझाया जाता है और उस पर एक उचित सलाह दी जाती है। दूसरा क्या है? समस्त राज्यों या संघ के साथ समस्त राज्यों के समान हितों को खोजना, विचार करना तथा उत्तम प्रयास से उन्हें दूर करना। समझिए, राज्य के मध्य, केंद्र राज्य के मध्य, राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य या केंद्र शासित प्रदेशों का केंद्र के साथ कुछ
समस्याएं उत्पन्न होती हैं या दैनिक प्रशासन के या दैनिक क्रियाकलापों में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको चलाने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, उनको सॉर्ट आउट करना और साथ ही उन समस्याओं को खोजना भी कि जिससे आगे चलकर ये प्रशासन चलाने में साथ ही विकास कार्यों को अंतिम तक पहुंचाने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत न हो। इसके अलावा संबंधित मुद्दों पर सिफारिश देना तथा उत्तम तालमेल बैठाना, यानी कि जिस जिस मुद्दे पर यह परिषद बैठी है या जिस जिस मुद्दे पर यह परिषद गठित होगी उस पर उत्तम तालमेल बैठाना। तो ये हमने पॉइंट में लिख रखा। मोटा अर्थ में हमने पहले भी बताया कि आपस में बैठकर सारे जड़ता को दूर करते हुए नित्य प्रतिदिन के क्रियाकलापों, जो भी शासनिक प्रशासनिक क्रियाकलाप होते हैं, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस बैठकों में या इस परिषदों में विचार किए जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस तरह के जो परिषद होते हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। परीक्षाओं में आपसे पूछेगा कि इस तरह के जो परिषद स्थापित होते हैं क्या होते हैं? सलाहकारी परिषद होते हैं। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार दिया है कि वह राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा कर सके और ये उसके अनन्य अधिकार है। हालांकि जल वाले मामले को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 31 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है। लेकिन याद रखिएगा कि अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 263 में अंतर है। जहां अनुच्छेद 263 सलाहकारी प्रवृत्ति का है, वहीं अनुच्छेद 131 बाध्यकारी प्रवृत्ति की है। अर्थात यदि किस दो राज्यों के मध्य कोई विवाद है, विधिक या अन्य प्रशासनिक विवाद है, और उस पर यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो दोनों राज्यों पर बाध्यकारी होगी, वो फिर उससे इगिर दिगिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई सलाह 263 के तहत राज्यों को दी गई है या राज्यों को प्राप्त हुआ है तो वो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए गठन। तो इसका जो गठन हुआ था वो सरकारी आयोग के अनुशंसा पर, सरकारी आयोग 1983 से 87 के बीच में थी, उसके अनुशंसा पर वीपी सिंह की सरकार ने एक राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए 28 मई 1990 को किया था। याद रखिएगा 28 मई 1990 को किसकी सरकार ने? वीपी सिंह की सरकार ने। किसके अनुशंसा पर? सरकारी आयोग के अनुशंसा पर। अब एक चीज सवाल उठता है कि भाई 90 में क्यों गठित हुई? संविधान में तो 263 के तहत 1950 में लिख दिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि उस समय नहीं गठित हुए। मेरी जो समझ है उसमें यह है कि कोई तत्काल उस समय की सरकारों को ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा होगा। इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि पूरे भारत में तो एक ही पार्टी की सरकार थी, तो उसको क्या ज़रूरत से ज़्यादा मतलब नहीं था, एक ही लाठी से सब हाँक रहे थे। कालांतर में जब सरकारें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की बनने लगी तो आपसी क्लैश थोड़ा बढ़ने लगा। दूसरा, देश जो था वो प्रारंभिक दौर में देश बहुत ही ज़्यादा गरीबी से अभिशप्त था। कालांतर में जब देश सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास करने लगा तो क्लैश अमूमन है, क्लैश बढ़ेगा, इसमें नो डाउट। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि हमें लगता है कि जब देश विकास के दौर में बहुत आगे बढ़ने लगा तो क्लैश और ऊपर भी आने लगा। कैसे? जो देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ आर्थिक संसाधन बहुत कम है। तो जहाँ आर्थिक संसाधन कम है, जहाँ आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के जो क्या कह सकते हैं बुनियादी ढांचों में साथ ही बुनियादी फर्क होने लगता है, तो राजनीतिक जो समस्याएं होती हैं वो ऊपर आने लगती हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो थे वो आयोग के गठन किए और सरकारी आयोग ने राज्यों के मध्य जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसको दूर करने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिए। और संविधान में लिखा हुआ भी था कि जब चाहे तब कर सकते हैं। तो उन्होंने इसकी स्थापना की। किसकी? अंतर्राज्य परिषद की। किन्होंने की? वीपी सिंह की सरकार ने। कब? 28 मई 1990 को। किसके द्वारा? एक अध्यादेश के तहत। किसके तहत? एक अध्यादेश के तहत। ये जानकारी के लिए बता दिया। परीक्षाओं में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जो हमने बोला है कि बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी प्रवृत्ति की है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब एक गठन होता है या गठन हुआ उस समय तो इसमें क्या क्या चीजें थी। इसमें पहला था कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। यदि प्रधानमंत्री नहीं हो तो उनके द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अमूमन प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखिए। हालांकि यह सिर्फ एक व्यवस्था दी गई है। दूसरा कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। याद रखिए कि अंतर्राज्य परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। मैंने पहले ही बताया कि यह एक ऐसी परिषद है जहां सभी राज्य बैठ करके आपसी मुद्दों पर सहमति बनाते हैं। बस समझ रहे?
तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं, तो वो भी रहेंगे। चौथा, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, अर्थात वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। अगला क्या है? अगला है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। हाँ, अब देखिए कि मान के चलिए कि कहीं कहीं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वहाँ के जो राज्यपाल होंगे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जहाँ लगा हुआ है वहाँ के राज्यपाल शामिल होंगे। साथ ही कुछ केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, जिसमें गृह मंत्री जरूर रहे। इसके अलावा हमने एक अलग से भी लिख रखा है कि 5 अन्य मंत्री जो होते हैं स्थायी रूप से शामिल होते हैं, और इसमें लगभग केंद्रीय मंत्री ही होते हैं। यदि किसी मुद्दे पर चर्चा हो तो उसमें जरूरी हो तो फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन तभी जब उस मंत्रालय से वो संबंधित है या उस पर उनकी विशेष जरूरत हो तभी उनको बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसका गठन हुआ है। गठन को देख लीजिए कि सरकारी आयोग के सिफारिश पर VP सिंह की सरकार ने 28 मई 1990 के एक अध्यादेश के द्वारा किया। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं हमने बोल दिया। इस शामिल वाले से प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन अंतर राज्य परिषद में शामिल नहीं हो सकते। अमूमन तो याद रखिएगा कि जो प्रशासक हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पर हैं, जो विधायी व्यवस्था में सर्वोच्च पर हैं, वो शामिल होंगे। लेकिन एक चीज़ कि जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो वहाँ के राज्यपाल इसमें अवश्य शामिल हो। ठीक है, अब देखते हैं इसके कार्यों को। हाँ, तो अब देखते हैं इसके अन्य बातें एवं कार्य। अन्य बातें इसलिए बता दे रहा हूँ कि परीक्षाओं में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, मन में कन्फ्यूज़न ना हो। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को पढ़ें समझें तो उसको अच्छी तरह से समझें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो अब देखिए, जो गठन हुआ था उसमें कुछ और बातें थी। कुछ बातों में क्या था कि वर्ष में परिषद की कम से कम 3 बैठक अवश्य होंगी, ऐसा था। हालांकि मतलब पालन नहीं हो पाया, लेकिन था कि 3 बैठक कम से कम होंगे। और अभी तक 11 परिषद ऐसे गठित हो चुके हैं, याद रखिएगा। परिषद का निर्णय आम सहमति से लिया जाएगा, अर्थात परिषद में जो निर्णय होंगे वो आम सहमति से होंगे। हालांकि मैंने पहले ही बोला कि ये बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है। लेकिन यदि कोई निर्णय आम सहमति से ले लिया गया है, उसको अनुमोदन हो चुका है, तो फिर उससे कोई भी सदस्य वापस नहीं आ सकते हैं और फिर वो सदस्यों पर बाध्यकारी भी होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि इसी परिषद ने 1997 में राजस्व से संबंधित मुद्दों पर विचार किया और कहा कि भाई हम जो कुछ ऐसे राजस्व हैं जिनके लिए या राजस्व से संबंधित जो मुद्दे हैं हम इसी में समटाएंगे। बाद में 80वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा उसे कानूनी रूप दिया गया, जिसमें एक प्रावधान था कि राज्यों को कुछ कुछ चीज़ों से 26% राजस्व हिस्सेदारी दिया जाएगा। कुछ चीज़ें थी, उसको जब हम कर राजस्व सब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये था बता दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ को ध्यान में रहे कि ये कब हुआ था। अब है इसके कार्य। याद रखिए कि ये अंतर्राज्य परिषद जो गठित होगा वो क्या क्या काम करेंगे। तो इसके प्रमुख कार्य मैंने पहले भी बोला था कि समस्त आपसी हितों को मिल बैठकर देखना है, विचार विमर्श करना है और उन हितों को लागू करने में, उन हितों को देखने में, उन हित जो अपने हित हैं उनको क्रियान्वयन में कोई ज़्यादा समस्या न उत्पन्न। ठीक है, तो हमने इसे एक वाक्यों के रूप में लिख दिया है। पहला है कि केंद्र तथा राज्यों के साझा हितों से जुड़े विषयों की खोज तथा विमर्श करना है, पहले भी बताया था। दूसरा है अन्य वह विषय जिनमें तालमेल जरूरी है परिषद में लाया जाएगा। अर्थात देखिए, सीधा सीधा समझ लीजिए कि हर वो मुद्दे जिनमें आपसी झगड़े हो सकते हैं या आपसी कन्फ्यूज़न हो सकते हैं या आपसी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, उनको यहाँ लाया जाएगा, मिल बैठ के उसको सोचा जाएगा और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है वह विषय जिसे अध्यक्ष द्वारा लाया जाए। अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, उनके द्वारा यदि कोई विषय लाया गया कि भाई देखो इस पर विचार विमर्श करो, तो उस पर भी विचार विमर्श होगी। देखिए, परिषद सरकारों के मध्य एक मंच के रूप में कार्य करेगी। अर्थात ये जो परिषद होगी वो
राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उन सब सरकारों के बीच में एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगी, जहां बैठ करके वो अपने समस्याओं को रखेंगे तथा उसे दूर करने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब आप जब ये समझेंगे तो क्या समझेंगे? सबसे बड़ी बात ये समझिए कि आपको लगता है कि विभिन्न पार्टियां जो सरकार बनाती हैं, बाहर में बैठ के जिस तरह से एक दूसरे को बोलते रहती हैं, लेकिन सरकार के अंदर सब एक ही होते हैं। इसी से समझ में आता है कि जब सत्ता के अंदर लोग होते हैं वो सब एक ही तरह के होते हैं, एक ही प्रवृत्ति के होते हैं और एक ही तरह से सत्ता को चलाते हैं, जो कि सत्ता तो संविधान से चलेगी। और देश में एक रूपता जो है, अंदरूनी या सत्ता रूपी एकता बनी रहती है। अब देखिए, इसमें एक अस्थाई समिति का भी प्रावधान किया गया, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है वो इस प्रकार की गई है कि इसमें इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्या होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और इसमें 5 अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं तथा 9 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अब परीक्षाओं में आपसे यही पूछेगा कि अंतर राज्य परिषद के जो अस्थायी समिति होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं। याद रखिए, अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उसके अस्थायी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। साथ में उसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, जिन्हें वो लोग चुने। याद रखिए, जिन्हें वो लोग चुने, जबरदस्ती नहीं, जिन्हें वो लोग चुने या जिन्हें वो लोग रखें वो आएंगे, लेकिन इतना कम से कम वो होना चाहिए, 5 केंद्रीय मंत्री और साथ में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री। पिछली बार जब 22 में गठित हुआ था, आप देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों पर कौन कौन थे उसमें। उसके बाद देखिए कि इस परिषद की सहायता है, तो कौन सी परिषद? ये जो अंतर राज्य परिषद और अस्थायी समिति होते हैं, इन सब के सहायता के लिए एक केंद्रीय सचिवालय होता है। क्या होता है? एक सचिवालय होता है जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। किस कब हुई थी? 1991 में। अर्थात अंतर राज्य परिषद से संबंधित या जो सचिवालय है उसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसमें भारत सरकार का एक सचिव होता है जो सीओ बॉस टाइप का होता है, वही इसको चलाता है। और 2011 से, कब से? 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? विभिन्न क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं उनके सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। याद रखिएगा, इस सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और इसमें भारत सरकार का एक सचिव जो होता है वो प्रमुख होता है, वही वो इस सर्कस को ही चलाता है। इसके जो दैनिक क्रियाकलाप है उसके लिए वो जिम्मेवार होता है। और 2011 से यह क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये थे इसके कानूनी प्रावधान जो हैं और परीक्षाओं में इन्हीं से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी आपके मन में, हमने जो देखिए लिख रखा है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और साथ ही सुन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे ही अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएं, मेंस में या पीटी में या कहीं इंटरव्यू में कहीं भी, याद रखिएगा कि यह एक साझा सरकारी मंच है। कैसा मंच है? साझा सरकारी मंच है, जो जहां पर विभिन्न सरकारें बैठ करके अपने मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाते हैं, ताकि सरकारी कार्य जो है और सरकारें जो हैं वो ठीक से चल सके। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले। तब तक के लिए नमस्कार।